आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल, जिसको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अमूल ने यह नाम और प्रतिष्ठा पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश और अब दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादों का वितरित करके बनाया है। भोजनालय और रेस्तरां व्यवसाय में तो लोग यह कहते हुए अपने व्यंजनों का विज्ञापन करते हैं कि वे अमूल के उत्पादों का उपयोग करते हैं। उत्पादों से ज़्यादा अमूल गर्ल के बारे में कौन नहीं जानता है, जो हमारे आसपास की रोज़मर्रा की खबरों को बताती है। अमूल की कहानी सिर्फ एक उद्योग या कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की सफलता की कहानी है। अमूल के 73 साल के हर पड़ाव पर यह देखा जाएगा कि कैसे हम भारतीय एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और चमत्कार करके दिखा सकते हैं। ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि ऐसे वीडियोस आप रेगुलर देख सके। अमूल शब्द संस्कृत के अमूल्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अनमोल या कीमती। अमूल की कहानी सही मायने में भारत की कहानी है। 1946 में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब गुजरात के केरा गांव और उसके आसपास एक दूध कंपनी पोल्सन संचालित करती थी। मिल्क प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी का एकाधिकार था। वहाँ के किसान मनमाने दामों पर कंपनी को दूध बेचने के लिए बाध्य थे। मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास पटेल के निस्वार्थ नेतृत्व से प्रेरणा लेकर किसानों ने आनंद नाम के गांव में केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड यानी कि KDCM-PUL नामक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। KDCM-PUL में शुरुआती दिनों में केवल 2 ही गांव थे। इस गांव के अधिकांश किसान सीमांत थे और प्रतिदिन केवल 1 से 2 लीटर दूध ही उत्पादन कर पाते थे। सहकारी समितियों के गठन ने उन्हें दूध उत्पादन में मदद किया। जून 1948 में दूध का पैस्चराइजेशन शुरू हुआ। इसका मतलब था कि दूध की एक बड़ी मात्रा को बिना नष्ट हुए लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इसने लोगों का जीवन बदल के रख दिया। इससे उनकी इनकम बढ़ गई और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यूनियन का गठन हुआ और वे साथ आए। ये सभी अलग अलग काम करते थे, लेकिन अमूल के एक ब्रांड नेम के तहत 1955 में KDCM-PUL और अन्य डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स को मिलाकर एक बड़ा स्टेट कोऑपरेटिव बना दिया गया, जिसका नाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड रखा गया और अमूल के ब्रांड को GCMFL द्वारा अपनाया गया था। 1970 में अमूल ने भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसने भारत को दूध और दूध उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन करता देश बनाया। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वह है जहां लोग एक साथ आते हैं और अपने रिसोर्सेज को जमा करते हैं। ये सभी लोग सोसाइटी के मेंबर होते हैं। वे एक साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिसोर्सेज, फाइनेंसेस और सोसाइटी को ऑपरेट करने का ध्यान रखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का लाभ सिर्फ और सिर्फ हाई स्केलेबिलिटी होती है, यानी कि एक व्यक्ति के पास बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पर्याप्त संसाधन, विशेषज्ञता और पूंजी नहीं होती है। लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब सोसाइटी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, फाइनेंसेस और अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपर्टीज़ मिल जाते हैं, जिससे बिजनेस को एक्सपैंड करना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हम सभी को सिखाया गया है कि एकता ही शक्ति है। उसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फंडिंग रेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जहां एक इंडिविजुअल पर्सन को लोन देने के लिए बैंक्स राज़ी नहीं होता है, वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देने के लिए बैंक राज़ी हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक और फ़ायदा यह है कि वहाँ लोग एक साथ मिलकर सस्ती दर पर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए वे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमूल्स बिजनेस मॉडल। अमूल 3 टायर स्ट्रक्चर पर काम करता है, जिसमें सबसे पहला है विलेज लेवल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल और तीसरा है स्टेट लेवल।
पहले स्टेज में गांव का प्रत्येक दुग्ध उत्पादक विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनता है। ये सदस्य अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर दूध को कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट हुए वाले मिल्क को डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस को सप्लाई करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स और उनके प्रोसेसिंग का ध्यान रखते हैं। वे इन उत्पादों को स्टेट मिल्क फेडरेशन को बेचते हैं। स्टेट मिल्क फेडरेशन तब वितरक के रूप में कार्य करता है और जो बाजार में उत्पादों को बेचने की सुविधा प्रदान करता है। कमाए हुए प्रॉफिट को 3 स्टेजेस में बांट दिया जाता है। जैसा कि इस मॉडल में समझा जा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स विलेजेस के नियंत्रण में रहता है। डिस्ट्रिक्ट यूनियन उनके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का नियंत्रण करते हैं। ये संघ अपने सप्लाई चेन में डेयरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। किसान संगठन अमूल के एक छत्र के नीचे एक साथ आते हैं और वे स्टेट मिल्क फेडरेशन के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, तो यह एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद सुनिश्चित करता है। क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता जो कि अपना मुनाफा ले सके, तो इसलिए कम बिक्री के बावजूद किसानों को ऐसा एक स्थिर राशि मिल पाती है। यह मॉडल बिजनेस स्कूलों में केस स्टडी बन चुका है। इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सफलता को दिखाया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर कुरियन्स सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी। अमूल की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, जो 1950 से KDCM-PUL से जुड़े थे। उन्हें व्यवसाय की बहुत अच्छी समझ थी। उनके मैनेजमेंट के तहत अमूल ने शुरुआती दिनों से क्वालिटी, वैरायटी, आउटरीच, एडवर्टाइजिंग और अधिक महत्वपूर्ण रूप से इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। 1950 के दशक के दौरान भारत में नेस्ले का मिल्क पाउडर लोकप्रिय था। तब तक मिल्क पाउडर को केवल गाय के दूध से ही प्रोसेस किया जा सकता था। भारत में भैंस की दूध की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई थी, लेकिन गाय के दूध की कमी थी। जबकि यूरोप में इसका ठीक विपरीत था, जहाँ से नेस्ले आया था। क्योंकि यूरोप में भैंस के दूध से बनी मिल्क पाउडर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस तकनीक का आविष्कार भी नहीं हुआ था। डॉक्टर कुरियन ने अपने दोस्त भारतीय डेयरी इंजीनियर HM दलाया को इसके बारे में बताया और दलाया ने भैंस के दूध से स्किम्ड मिल्क और मिल्क पाउडर विकसित किया कि 30 साल बाद अमूल ने इस सेगमेंट में नेस्ले का राज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर से ही खत्म कर दिया। अमूल ने बाद में 1961 से भैंस के दूध से पनीर बनाना शुरू किया। आपको कितने प्रकार के अमूल पनीर के बारे में पता है, हमें कमेंट करके बताइए। पहले घी के पैकेजिंग के लिए ग्लास जार का इस्तेमाल होता था, लेकिन ग्लास जार्स महंगे होने के कारण उन्हें ऊंचे दर में घी बेचना पड़ता था। घी के लिए टीन कैन की सस्ती पैकेजिंग का इस्तेमाल करना डॉक्टर कुरियन का विचार था। इसे बाद में विप्रो सहित कई अन्य उद्योगों द्वारा अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं द अमूल गर्ल के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है। भाग्य हमेशा से वीरों का ही सहारा देता है। डॉक्टर कुरियन दूरदर्शी थे। वह जानते थे कि वह एक गंभीर व्यवसाय में थे। उन्होंने सिल्वेस्टर द कुन्हा के विज्ञापन कंपनी को एडवर्टीजमेंट का काम सौंपा। वे अपने मक्खन अभियान के लिए लिटिल पोल्का डॉट फ्रॉग गर्ल के विचार के साथ आए थे। प्रारंभिक चरण में उन्होंने दैनिक कार्यक्रमों से संबंधित कुछ विज्ञापनों की योजना। वे 1 या 2 शब्दों के मजाकिया वाक्य थे। इस स्टाइल का कैंपेन तब नया था। लोग अमूल बेबी दीवाने हो गए। यह इतना लोकप्रिय हो गया कि यह आज भी जारी है। शायद 4 भारतीय पीढ़ियां इस लड़की के साथ अमूल की पहचान कर सके। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाले अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, जो कि लगातार 40 सालों तक चलाया गया था। मुझे वास्तव में इस अभियान के समाप्त होने का कोई कारण नहीं दिखता। अमूल का एनुअल रेवेन्यू $5.5 बिलियन है और यह 12% की CAGR से बढ़ रहा है। इससे 36 लाख दूध उत्पादक शामिल हैं और दूध उत्पादन के उद्देश्य से व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड
का नेतृत्व 1998 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया और अमूल का इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। अमूल ने 247 लीटर उत्पादन से बढ़कर पूरी दुनिया का पेट भरने का काम किया है। श्याम बेनेगल की राष्ट्रीय पुरस्कार भी मंथन में अमूल के सफलता को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। हैरानी की बात यह है कि अमूल की तरह यह फिल्म भी एक कोऑपरेटिव एफर्ट की मिसाल थी। अमूल के प्रत्येक किसान ने इस फिल्म के निर्माण में 2-2 रुपये का योगदान किया है। मौजूदा समय में जब लोग किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं, अमूल हमें प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। अमूल की कहानी उसके 30 लाख किसानों की कहानी है। अमूल भारत की कहानी है, यह हमारी कहानी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।